बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन एक काफी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर हमने बात करनी है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड के बारे में, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड के बारे में, ठीक है। और सॉलिड में भी आगे हमारे पास तीन केस हैं: लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, सरफेस थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली बात करनी है ऑन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन से। तो बच्चों, ये बहुत आसान है। एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना, ठीक है। और थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है हीट की वजह से बढ़ना। यानी आपके पास कोई एक मटेरियल है, आपने उसको हीट एनर्जी दे दी। अब हीट एनर्जी देने से उसके साइज में इजाफा हो जाए, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे ये थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है बेटा। और आप इसे यूं डिफाइन करेंगे, अपने नोट्स बनाइए और हेडिंग लगाइए थर्मल एक्सपेंशन, लिखिए थर्मल एक्सपेंशन मीन इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग। आपके पास कोई मटेरियल है, कोई मैटर है, उसे हीट दो, उसके साइज में इजाफा होगा, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक मटेरियल को या मैटर को जब आप हीट एनर्जी देते हैं तो उससे उसके साइज में इजाफा क्यों होता है। आपको सॉलिड के साथ ही एग्जांपल पूछी जा सकती है, लिक्विड के साथ ही एग्जांपल पूछी जा सकती है, तो आपने बतानी है उसकी वजह। तो मेरे बच्चों, होता यूं है कि सॉलिड है ना आपके पास, हम एक सॉलिड का केस ले लेते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, ठीक है। और उनके पार्टिकल की जो मोशन होती है, हम कहते हैं कि वो मोशन नहीं करते, लेकिन उनके पार्टिकल भी मोशन परफॉर्म करते हैं। कौन सी मोशन होती है? वो अपनी जगह के ऊपर ठहर के ऐसे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ठहरे हुए। हाँ, फ्रीली मूव नहीं करते वो, जैसे लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप उसको हीट एनर्जी देते हो ना बेटा, तो हीट एनर्जी देने से जो पार्टिकल हैं वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि ये एक मीन पोजीशन है एक मॉलिक्यूल की, यहां मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। आम हालात में वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको हीट एनर्जी दे दी तो हीट एनर्जी मिलने के बाद उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो मीन पोजीशन से ज्यादा दूर जाया करेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। पहले कैसे कर रहा था? ऐसे। आप कैसे कर रहे हैं? ऐसे। तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, यानी अब ये मेन पोजीशन से ज्यादा दूर जाया करेगा, ठीक है। मेन पोजीशन से ज्यादा फासला होता है पार्टिकल का, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर रहते हुए, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है मेरे बेटा। तो जब आप हीट एनर्जी दे देते हो तो उससे होता यूं है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, सही है। जब वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं ना, तो फिर इधर वाले एटम को भी धकेल के पीछे कर देते हैं, इधर वाले एटम को भी धकेल के पीछे कर देते हैं, ठीक है। अब जो साथ वाला एटम है वो भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, तो वो भी इसी तरह ऑसिलेट कर रहा होता है, तो वो नेक्स्ट जो एटम्स होते हैं उनको आगे पुश करता है। तो इस तरह जो एटम्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल दी जाता है, इधर से इस तरफ और इधर से इस तरफ। तो उससे फिर क्या होगा? अब उनके दरमियान जो गैप है ना बेटा, वो बढ़ जाएगा। जब उनके दरमियान गैप बढ़ जाएगा ना, तो गैप के बढ़ने से उसके जो साइज में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब ये बातें मैंने लिखी भी है नोट्स में, जरा देखिए अगर आपको आंसर करना पड़ जाए। On heating, particles of the matter start to vibrate with large amplitude, ठीक है। जब आप उसको गर्म करते हो, पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दे हिट ईच अदर एंड गैप बिटवीन देम इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है, पहले वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, अब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इधर वाले एटम को पुश कर रहे हैं, इधर वाले को भी पुश कर रहे हैं, ये भी दूर चला गया, ये भी दूर चला गया। इस तरह जब वो एक दूसरे से दूर दूर जाते जाएंगे, उनके दरमियान फासले बढ़ते जाएंगे, तो इस तरह से जो मैटर का साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान गैप ज्यादा आ गया।
ठीक है बेटा, तो ये रीजन होती है कि क्यों थर्मल एक्सपेंशन हो रही होती है। उसके बाद फिर आ जाए जी इसकी डिपेंडेंस, यानी कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन होती है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप जब आगे जाएंगे तो इन्हीं तीन फैक्टर्स का ही आप इस्तेमाल करते हुए सारी मैथमेटिकल डेरिवेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसमें बेटा जो नंबर 1 पॉइंट आता है आपके पास वो आता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब हर जो मटेरियल है वो एक तरह से एक्सपेंड नहीं करता। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं वो थोड़ी सी हीट देने से ही काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको काफी ज्यादा हीट देना पड़ती है तब जाके वो थोड़े से एक्सपेंड होते हैं। तो हर एक मटेरियल जो है उसकी नेचर डिफरेंट होती है, वो डिफरेंटली बिहेव करता है, डिफरेंटली एक्सपेंड करता है, और ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, और उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह लीजिए या अट्रैक्टिव फोर्सेस कह लीजिए बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पता है क्यों? देखो ये दो मॉलिक्यूल हैं, अगर इसके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्टिव फोर्स पाई जा रही है, ठीक है, तो आप थोड़ी सी हीट दे भी देंगे तो वो इतना ज्यादा जो है उसको दूर नहीं कर पाएगी। ठीक है, ना ही उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाएगी। ठीक है, तो जब आप जो है वो बहुत ज्यादा हीट दोगे तब जाके उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन आएगी। तो बेटा दो चीजें याद रखना, एक उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, और दूसरा उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिसाइड करती हैं कि किस तरह का जो है वो यहाँ पे बिहेवियर होगा एक्सपेंड होते हुए मटेरियल का। ठीक है बेटा, ओके जी। तो दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर आ जाती है जी इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज लेकर आएंगे उतना ज्यादा जो एक्सपेंशन होगी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको, मैं टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, मैं इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। टेम्परेचर में आप जितना ज्यादा इंक्रीज लेके आएंगे उतना ज्यादा जो थर्मल एक्सपेंशन है होगी, उतना ज्यादा जो मटेरियल है उसका साइज ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट मेरे बच्चों यहाँ पे आ जाता है ओरिजिनल साइज। ठीक है, ये भी आपको आगे चल के मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको ये एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर जिन पर ये डिपेंड कर रहा होता है। मेरे बच्चों जो उसका ओरिजिनल साइज है ना, जितना बड़ा साइज होगा मटेरियल का उतनी ज्यादा उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन आएगी। जितना उसका साइज छोटा होगा उतनी उसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है बेटा वो कम आएगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स है जिनके ऊपर डिपेंड करती है, और इन्हीं को लेके हम आगे इनकी डेरिवेशन वगैरह भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये सिर्फ सॉलिड्स में नहीं होती, ये लिक्विड्स के अंदर भी होती है, ये गैसेस के अंदर भी होती है, सब के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज के केस के अंदर हम पार्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं सॉलिड्स को। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर बेटा तीन तरह से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो होती है। ठीक है, अच्छा आप एक को हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं जी हम सरफेस थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरे को बोलते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आज हमने बात करनी है एक पर्टिकुलर केस की, वो है हमारे पास कौन सा वाला, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है, यहां आप देख सकते हैं कि जो आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो तीन केस आ गए लीनियर सॉलिड के केस के अंदर तीन केस आ गए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सरफेस वाली और वॉल्यूमेट्रिक वाली। ठीक है, अच्छा उसमें एक जो है वो आपका जो लीनियर वाला केस है बेटा, इसके अंदर वन डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, यानी कि सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आएगा, और उसके अलावा जो सरफेस वाली है इसके अंदर टू डायमेंशनल इंक्रीज आता है। ठीक है, यानी लेंथ में भी इंक्रीज आ सकता है, विड्थ में भी इंक्रीज आ सकता है मटेरियल की। तीसरा बेटा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक होती है। वॉल्यूमेट्रिक में थ्री डायमेंशन में जो है वो इंक्रीज आता है, लेंथ भी इंक्रीज करेगी, विड्थ भी इंक्रीज करेगी, और हाइट भी इंक्रीज करेगी। तो ये बेटा आपके पास 3D है, ये 2D है, और ये 1D है। बात को समझ गए? सॉलिड में तीन तरह से एक्सपेंशन होती है, लीनियर वाली और सरफेस वाली और वॉल्यूमेट्रिक वाली। लीनियर वाली वन डायमेंशनल होती है, सरफेस वाली टू डायमेंशनल, और वॉल्यूमेट्रिक वाली थ्री डायमेंशनल होती है। अब जो बुक है उसके अंदर सिर्फ सिर्फ हम वन डायमेंशनल और जो आपके पास है ये थ्री डायमेंशनल, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। सरफेस वाली जो है हमारे पास वो इस बुक के अंदर आपके नहीं इंक्लूड की गई, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले केस के ऊपर आ जाइए, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ठीक हो गया, तो बेटा इस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपके पास ऐसी थर्मल एक्सपेंशन है जिसमें एक डायमेंशन के अंदर जो सॉलिड है वो एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट एनर्जी देते हो और सिर्फ उसकी लेंथ में इंक्रीज आता है, तो ये जो लेंथ में इंक्रीज आना है ना, ये वन डायमेंशनल इंक्रीज है। ठीक है बेटा, और इसको हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन।
बात को समझ गए? ओके जी। तो ये थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, मैं यहां पे बता भी देता हूं। चेंज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। आपने मटेरियल को हीट एनर्जी दी है और उस सॉलिड मटेरियल के सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इंक्रीज आया है, तो बेटा उसको बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। अच्छा, अब हमने ना इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ना है, और डेरिवेशन की तरफ बढ़ने से पहले ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उनका जानना बहुत जरूरी है, और किस तरह से रिलेट करती है इन फैक्टर्स के साथ वो भी बताना है मैंने आपको। ठीक है, उन्हीं से फिर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा तीन फैक्टर जो शुरू में आपको बताए थे, यही तीन फैक्टर जो कि यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। नंबर वन फैक्टर आपके पास आ जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर में इंक्रीज लेके आते चले जाओगे, लेंथ में उसी तरह से इजाफा होता चला जाएगा। रीजन क्या है? जो रीजन मैंने यहां पर आपको बताई थी वही रीजन यहां पर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, वो रीजन क्या है बेटा कि देखिए ये आपके पास एक मटेरियल है, एक रॉड ले लिया आपने। ठीक है, उसके अंदर ये मान लीजिए कि उसके पार्टिकल हैं, ये एटम्स कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए। ठीक है, अब जब इनको हीट एनर्जी देते हैं ना, तो इन पार्टिकल की जो क्या कहते हैं इसको, वाइब्रेशनल मोशन है ना, वो थोड़ी सी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। मतलब पहले अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, तो अब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये इनिशियल कंडीशन है, जब हमने उसको हीट एनर्जी नहीं दी तो इसके जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा करीब करीब है। और ये देखिए जो मैंने इस तरह से लाइनें लगाई हैं वो इंडिकेट कर रही है कि ये इस तरह से ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम है, ये आप देख सकते हैं, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये शो की है इसको, ये मीन पोजीशन है और इससे सिर्फ इतना दूर जाता है इधर, और ये इतना से दूर इधर। तो मीन पोजीशन से आगे पीछे ऐसे ऑसिलेट करते चले जा रहे हैं। मगर जब आपने इसको हीट एनर्जी दे दी, तो अब इन सारे पार्टिकल ने ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब ये एक पार्टिकल को मैं यहाँ दिखाया है कि वो यहां तक जो है वो आ रहा है। ठीक है, और इधर से इधर तक जा रहा है। तो यहां पर देखिए इसका जो फैलाव है वो कम है, यहाँ पे इसका जो फैलाव वो बढ़ गया है। पहले वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, अब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है बेटा, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। तो वो इधर वाले पार्टिकल को भी पुश करता है, इधर वाले पार्टिकल्स को भी पुश करता है। तो ये वाले पार्टिकल भी दूर हो गए, ये वाले पार्टिकल भी दूर हो गए। इसी तरह जो ये वाला एक मॉलिक्यूल कह लीजिए या एटम कह लीजिए, ये भी तो ऐसे ही काम कर रहा है ना बेटा। तो ये भी क्या करेगा, आगे वाले पार्टिकल को पुश करेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी पुश करेगा, ये सारे पार्टिकल पुश करेंगे एक दूसरे को, और इस तरह से फिर वो एक उसमें एक्सपेंशन आ जाएगी। ठीक है, इसकी मिसाल अगर मैं आपको रियल लाइफ से दूं, तो बच्चों आपने अक्सर खेला होगा गेम्स वगैरह में, जिसमें आप लोग सारे इकट्ठे साथ खड़े हो जाते हैं यूं हाथ से हाथ पकड़ के। ठीक है, तो जब आपने सारे एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, ठीक है, आपने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के, तो आपकी जो लाइन है उसकी लेंथ छोटी होती है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को यूं फैलाते जाते हैं, हाथ अपने भी पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसकी लेंथ में इजाफा होता जा रहा है। हुआ क्या, बेसिकली सिर्फ आपके दरमियान थोड़ा थोड़ा सा गैप बढ़ गया। ठीक है, बिल्कुल यही काम यहां पर भी होता है बेटा। ये सारे क्लोज क्लोज होते हैं, जब आप इनको हीट एनर्जी दे देते हो ना, तो हीट एनर्जी देने से ना थोड़ा थोड़ा सा ये दूर होना शुरू हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो इस तरह से जो आपका एक कंडक्टर है, जब जो कि हम यहाँ पे अगर रॉड ले लेते हैं एक, ठीक है, तो उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हो जाएगा। या आप कोई वायर ले लें, उसको गर्म करते हैं तो उसकी भी लंबाई के अंदर इजाफा हो जाता है। तो मेरे बेटे ये वजह है इसकी यहाँ पे लेंथ में इंक्रीज की। ठीक है, अब यहां पे जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लेके आओगे ना, उतना ज्यादा लेंथ में इंक्रीज आएगा। ठीक है, मैंने बात की है टेम्परेचर में चेंज की। टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा तो आपके जो लेंथ में इंक्रीज है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसको टेम्परेचर ही समझ लेते हैं। हाई टेम्परेचर है तो ज्यादा इसमें लेंथ में इंक्रीज आएगा, लो टेम्परेचर है तो कम आएगा। बेटा ऐसा नहीं है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा तो ज्यादा लेंथ में इजाफा होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, देखो, ताकि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आपके पास कोई एक मटेरियल है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। ठीक है, और आपने उसको हीट एनर्जी दे दी और उसका टेम्परेचर बढ़ा के आप 0 से लेके चले गए 5 के ऊपर। तो कितना आपने इंक्रीज किया, आपने यहाँ पे इंक्रीज किया 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ इस मटेरियल के अंदर कुछ एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, अच्छा, अब उसी मटेरियल को अगर वो ऑलरेडी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता और आप उसको 100 से 102 के ऊपर लेके चले जाते, ठीक है, यानी कितना इंक्रीज किया आपने, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहां पर जो मटेरियल है उसके अंदर जो एक्सपेंशन है ना बेटा, वो बहुत ही कम आएगी। ठीक है, अब पहले केस के अंदर आपने 0 से 5 पर लेके गए, चेंज ज्यादा आया, उसका मटेरियल का टेम्परेचर बहुत लो है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आया, 0 से 5 पर गया, इसलिए यहां पर जो लेंथ में इंक्रीज आएगा ना बेटा, वो ज्यादा आएगा। और दूसरे केस के अंदर टेम्परेचर हाई था, 100 पर था वो ऑलरेडी, लेकिन जो टेम्परेचर में चेंज आया ना वो कम आया, 100 से 102 पे गया।
तो बेटा हमने ये नहीं देखना कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, हमने ये देखना है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। पहले केस के अंदर टेम्परेचर लो था बट टेम्परेचर में इंक्रीज जो था वो 5 डिग्री का था। दूसरे केस के अंदर टेम्परेचर तो बॉडी का हाई था लेकिन उसमें जो चेंज था बेटा वो कम था। तो दूसरे केस के अंदर कम एक्सपेंशन होगी, पहले केस के अंदर ज्यादा एक्सपेंशन होगी। ये बात अच्छे से समझ लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये सही से समझ नहीं आ रही तो दोबारा वीडियो को पीछे करो, दोबारा इस बात को सुनो, ठीक है? कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? तो बेटा आपने ये बात अच्छे से अपने माइंड में रखनी है कि चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो आपको लेंथ में इजाफा ज्यादा मिलेगा, ठीक है? तो यही बात मैंने यहां पे मेंशन भी किया, आप जरा देख लीजिए। When a solid rod is heated, particles of the rod vibrate with greater amplitude about the mean position and gap between them increases. ठीक है? This increase in gap results in increase of length. ठीक हो गया? आपने उसको हीट दी, उसके जो पार्टिकल है वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किए, उनके दरमियान गैप बढ़ गया, गैप बढ़ने से उसका जो है वो इंक्रीज आ जाएगा लेंथ के अंदर, ठीक है? और मैंने आपको ये डायग्राम बना के भी ये चीज आपको दिखा दी है, ठीक है बच्चों? उम्मीद है आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। ओके, उसके बाद फिर आते हैं जी सेकंड पॉइंट के ऊपर जो कि है ओरिजिनल लेंथ वाला, ठीक है? दूसरा फैक्टर बेटा यहां पर भी मैंने बताया था आपको कि ओरिजिनल लेंथ जो है ना वो भी मैटर करती है थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है? जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी ना बेटा उतना ज्यादा लेंथ में इजाफा होगा, यानी एक्सपेंशन आएगी। जितनी ओरिजिनल लेंथ कम होगी ना उतना लेंथ में इजाफा भी कम आएगा। कैसे, मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। देखो, अब देखो ये हमारे पास इनिशियल केस के अंदर एक रॉड थी, उसकी लेंथ में इतना इजाफा हुआ। ये इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है? अब जितने स्पेस इसमें आनी थी, बढ़नी थी, वो बढ़ गई। अगर इस मटेरियल के अंदर और भी पार्टिकल होता, यहां भी पार्टिकल होता, यहां भी पार्टिकल होता, यहां भी पार्टिकल होता, तो उनके दरमियान में भी फासला बढ़ जाता। जब उनके दरमियान में भी फासला बढ़ता तो यहां पे जो इंक्रीज इन लेंथ है वो और ज्यादा आ जाता, ठीक है? इसलिए मैंने आपको बताया कि बेटा जितना ज्यादा आप जो है वो यहां पर इंक्रीज लेके आएंगे पार्टिकल्स के अंदर, उतना ज्यादा लेंथ के अंदर भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब जो है वो यहां पे आपने एक चीज देख ली कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर लेंथ इसकी ज्यादा होगी तो उसके अंदर पार्टिकल ज्यादा होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो लेंथ में ज्यादा इंक्रीज आएगा। अब इस चीज को भी अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहते हो तो बेटा मैं आपको उसकी भी एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा आप ये समझ लीजिए कि वही जो बच्चों वाली एग्जांपल थी उसी तरह की एग्जांपल आप दोबारा ले लीजिए। 5 या 6 बच्चे हैं, ठीक है? वो साथ साथ खड़े हैं, उनकी जो लाइन की लेंथ है वो छोटी है। अगर वो सारे ऐसे बाजू को फैला लें तो लेंथ में इजाफा होगा, ठीक है? अच्छा, अब जरा सोचिए अगर ये 5 बच्चों की बजाय 10 बच्चे होते, अगर वो ऐसे बाजू को फैलाते तो उनकी जो लेंथ में इजाफा जो है वो पहले से ज्यादा होता, ठीक है ना? बात को समझ गए हो? बिल्कुल उसी तरह से यहां पर जो पार्टिकल जो है वो 7 पार्टिकल है, ये वही 7 के 7 पार्टिकल पड़े हुए हैं, इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला बढ़ गया, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि लेट सपोज अगर इसकी इतनी लंबाई थी ओरिजिनल तो उसमें इतना इंक्रीज आ गया। अब अगर इसकी लंबाई ज्यादा होती मटेरियल की तो उसके पार्टिकल में और ज्यादा गैप आता जाता और ज्यादा यहां पर आपको इंक्रीज इन लेंथ मिलता। तो याद रखो मेरे बच्चों कि जितना ज्यादा आप लेंथ में इसकी इजाफा करेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर एक्सपेंशन आएगी। लेंथ में इजाफा का मतलब ओरिजिनल लेंथ आप ज्यादा लेंगे, ओरिजिनल लेंथ आप ज्यादा लेंगे, जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ लेंगे उतना ज्यादा लेंथ में इंक्रीज आएगा। क्लियर हुई बात? ओके, तीसरा पॉइंट बेटा आपके पास आ जाता है जी। तीसरा कौन सा आ गया जी? नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल में आपको पहले भी बताया था, वही रीजन दोबारा से यहां पे रिपीट करूंगा इस टॉपिक के अंदर कि बेटा जी ये डिपेंड करता है कि जो आपका मटेरियल है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है और उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो कैसी हैं, ठीक है? अगर जो है वो उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुई तो फिर आपको जो है वो बहुत ज्यादा हीट देख के बहुत ज्यादा टेम्परेचर में चेंज लाके उसमें एक्सपेंशन मिलेगी। अदरवाइज अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हुई या उसका स्ट्रक्चर इतना वीक हुआ तो फिर आप थोड़ी सी हीट ही देंगे तो मटेरियल अच्छे से एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये इसका ताल्लुक जो है ना बेटा वो मटेरियल के साथ है कि मटेरियल है कौन सा, वो आयरन है, वो कॉपर है, वो सिल्वर है, वो गोल्ड है, कौन सा मटेरियल है, ठीक है? इसका ताल्लुक इस चीज के साथ है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने मेन टास्क के ऊपर जो कि हमारी है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। डेरिवेशन के लिए बेटा सबसे पहले आपने करना है कि आपके पास एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो L0 है या LO कह लीजिए और इस वक्त वो जिस टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उस टेम्परेचर को आप TO कह दीजिए। फिर आपने उस मटेरियल को हीट एनर्जी दी और हीट एनर्जी देने के बाद जाहिर सी बात है आप हीट देंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका जो नया टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हो गया T, नया टेम्परेचर हो गया T।
तो नया टेम्परेचर T होने के साथ साथ उसकी जो लेंथ है उसमें भी इजाफा आएगा, क्योंकि आपने मटेरियल को हीट एनर्जी दी है। जब आप उसको हीट एनर्जी देंगे तो उसकी लेंथ में इजाफा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे बच्चों आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये वो आपका रॉड है, ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, इस वक्त टेम्परेचर T है, आपने उसको हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी देने से उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, नई लेंथ उसकी ये जो L है, और उस वक्त जो टेम्परेचर है वो T है, और जो लेंथ में इंक्रीज है ना बेटा वो डेल्टा L है। डेल्टा L कैसे निकलता है, ये इंक्रीज इन लेंथ कैसे आएगा, जो आपकी फाइनल लेंथ है और जो आपकी इनिशियल लेंथ है, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को आप माइनस कर लें तो आपके पास बेटा चेंज इन लेंथ आ जाएगा। इसी तरह से फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को आप माइनस कर दें तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये बातें सारी मैंने लिखी हैं, आप देख सकते हैं। कंसीडर अ रॉड ऑफ ओरिजिनल लेंथ L नॉट एट इनिशियल टेम्परेचर T नॉट, आफ्टर हीटिंग इट्स टेम्परेचर बिकम T एंड इट्स फाइनल लेंथ इज L। ये बातें आपने लिखनी है अपने पेपर में, अगर ये टॉपिक आपको दिया जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इंक्रीज इन लेंथ कितना आएगा बेटा, इंक्रीज मतलब चेंज कितना आया उस लेंथ के अंदर, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा बेटा कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू इसकी L है, यानी लेंथ फाइनली L हो गई, पहले कितनी थी L नॉट थी या LO कह लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, पहले टेम्परेचर क्या था बेटा आपके पास TO, अब टेम्परेचर कितना है T है, तो T फाइनल है, TO इनिशियल है, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहां पर आप बेटा आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे जी T माइनस T नॉट, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है और डेल्टा L हमारे पास जो है वो चेंज इन लेंथ है। बेटा ये जो बनी है ना ट्राइंगल से, ये डेल्टा इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और ये चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेल्टा L का मतलब है चेंज इन लेंथ, डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। सही है, ओके। अब हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए ना, तो हमें पता है कि ये जो चेंज इन लेंथ होती है ना बेटा, ये डिपेंड कर रही होती है दो चीजों के ऊपर। एक चीज आपके पास जो आ जाती है वो है चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा L यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यहां कंसेप्ट ने सीखा हमने, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज लेके आओगे उतने ज्यादा लेंथ में इजाफा होगा। दैट्स व्हाई चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। पहली बात, यानी उसी पॉइंट को ना हमने मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिख दिया। दूसरी बात कि चेंज इन लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के। ओरिजिनल लेंथ को हमने यहां पे डिनोट किया LO से, O मीन ओरिजिनल। ठीक है बेटा, तो यहां पे डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू LO। तो अब ये दो आपके पास रिलेशन आ गए, इन दोनों रिलेशंस को आपने कंबाइन करना है बेटा। कंबाइन करते हुए आप ये देखेंगे यहां पे कि आपके पास ये दोनों रिलेशन आ गए, एक आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया, दूसरा आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया। कंबाइनिंग बोथ दीज रिलेशन, इसको दोनों को कंबाइन कीजिए, कंबाइन करके आपके पास बन जाएगा डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L नॉट इनटू डेल्टा T। कैसे करते हैं बेटा कंबाइन, आप इसको देखिएगा, ये और ये दोनों सेम है, एक बार लिख लीजिए, ये दोनों साइन सेम है, एक बार लिख लीजिए, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों आएंगे, L नॉट भी आएगा और डेल्टा T भी आएगा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद बेटा फिर नेक्स्ट आपका क्या स्टेप होगा, देखिए जरा ध्यान से। जब भी फिजिक्स में आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन मिलता है तो आप क्या करते हो, उसको खत्म करते हो इक्वल के साथ और साथ में एक कांस्टेंट आता है। अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के बाद बेटा आपने यहां पे इक्वल लगाया और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटा आपके पास आ गया अल्फा। ये अल्फा जो है ये यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आपने इसको रिमूव किया, इक्वल और कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, सिर्फ इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आपके पास एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो बेटा तैयार होके आ चुका है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अल्फा इधर ही रहेगा, L नॉट इंटू डेल्टा T इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट इंटू डेल्टा T। ये हमारे पास एक का रिलेशन आ चुका है। ठीक है बेटा, अब एक ये रिलेशन है, अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी ना मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन क्या करनी मैं बताता हूं आपको। ये लिखा हुआ है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी ये दोनों चीजें इसके साथ क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अगर हम चाहें तो पहले इसको इसके साथ डिवाइड कर ले, इसको फिर अलग लिख ले, मतलब हम यूं भी इसको लिख सकते हैं रफ वर्क में। अगर मैं कहूं आपको तो मैं कोई और मार्कर यूज कर लेता हूं। ये देखिए जरा, ये दोनों चीजें जो है ना L नॉट भी और ये डेल्टा दोनों इसके नीचे डिवाइड हो रही हैं, तो हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट, ठीक है, और इसको अलग करके यूं लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यूं लिख दिया इसको। ठीक है बेटा, अब इस चीज के साथ ना इस चीज के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस चीज के साथ ये चीज डिवाइड हो रही है, इसको हम यूं लिख सकते हैं डेल्टा L डिवाइडेड बाय L नॉट और उसके नीचे आप लिख दीजिए बेटा डेल्टा T। ठीक हो गया, तो सिंपल सी बात है, देखिए ये डेल्टा L है, उसके नीचे L नॉट भी डिवाइड हो रहा है, डेल्टा T भी डिवाइड हो रहा है। आप एक एक करके डिवाइड कर लीजिए, इसको पहले इसके नीचे डिवाइड कीजिए और इसको अलग लिख लीजिए 1 बाय डेल्टा T।
1 बाय डेल्टा टी का मतलब होगा ये इस जो भी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर उसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको यूं लिख दिया, ये ऊपर कर दिया और ये वाला उसके साथ नीचे कर दिया, ठीक है। और अगर आप चेक करें मैथ्स का रूल यहाँ पे अप्लाई करें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, अगर आप इसको उलट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये दोनों, यानी डेल्टा एल बाय एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डेल्टा टी, तो वही चीज आपको दोबारा मिल जाएगी, डेल्टा एल बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। यानी आप ये समझ लीजिए मेरे बच्चों कि ये सिर्फ इसको लिखने का एक और अंदाज है, ये चीजें आपने नोट्स में शामिल नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये चीजें आपने एक इसमें नोट्स में इंक्लूड नहीं करनी, ओके। तो ये वाली जो रिलेशन है उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब जरा इसको जरा स्ट्रेट कीजिए कि ये क्या चीज है। डेल्टा एल मैंने बताया मेरे बच्चों चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ लिख दो। ये एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, लिख दिया। डिवाइडेड बाय का निशान लगाया। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो जो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ होता है ना मेरे बेटा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, समझ गए। चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ जो है वो कहलाता है हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, सही है, ओके जी। और नीचे जो है वो हमारे पास चेंज इन टाइम आ गया, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, क्यों, क्योंकि ये है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट, डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, एल नॉट का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, तो असल लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, यानी जो लेंथ में चेंज आया ना असल के मुकाबले में, ठीक है, या असल के लिहाज से कितना चेंज आया, इसको फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं बेटा। तो यहां पे लिख दिया आपने फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, और यहां पे लिख दिया नीचे आपने चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, एक तो ये मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अल्फा है क्या, अल्फा मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो यहां पे देखिए मैंने मेंशन किए ये पॉइंट, अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इस अल्फा को बता दिए ये है क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, नाम क्या है, इसको हम कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ओके। अच्छा उसके बाद फिर से इसकी मजीद वजाहत की जाएगी। अब ये जो है ना बेसिकली इसकी डेफिनेशन है अल्फा की, अल्फा को हमने डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करना है बेटा, ये जो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ ना इस फार्मूले को ही स्टेट किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर, वो क्या है कि अल्फा जो है बेसिकली हमारे पास जो है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये देखिएगा इट इज फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ पर केल्विन चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक केल्विन चेंज इन टेम्परेचर से कितना मटेरियल की जो फ्रैक्शनल लेंथ है उसमें चेंज आता है। तो फ्रैक्शनल लेंथ क्या मैंने आपको पहले भी बताया था, वो चेंज जो असल के मुकाबले में देखा जाए, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है बेटा। अब आ जाइए इसके जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसके ऊपर, तो बेटा इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है केल्विन पावर -1, ठीक है। अच्छा वो कैसे मैं बताता हूँ, देखो अब यहाँ पे बेटा ये इसका फार्मूला है जिसमें ऊपर डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट है, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ भी तो एक लेंथ ही है ना, यूनिट होगा मीटर, ओरिजिनल लेंथ भी एक लेंथ है, यूनिट होगा मीटर, मीटर मीटर से कट गया, अब ऊपर वाले हिस्से में कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से में आइए, ये है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको हम यूनिट लेंगे यहाँ पे केल्विन, ठीक है। तो ऊपर 1 है डिवाइडेड बाय केल्विन के है, तो 1 डिवाइडेड बाय के को हम लिख सकते हैं के की पावर -1 यानी पर केल्विन जिसे कहते हैं, तो इस पर केल्विन जो है वो इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। अच्छा बच्चों इसके अंदर एक छोटा सा और स्टेप मैं ऐड करना चाहूंगा डेरिवेशन के हवाले से, उसको भी लाजमी देख लीजिए। यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस स्टेप को लिखता हूँ। देखो बेटा ये वाली जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप डेल्टा एल की वैल्यू जो है ना वो पुट कीजिए, ठीक है। ये कुछ और स्टेप ऐड कर लें, शायद कहीं आपको जरूरत पड़ जाए इसकी, ठीक है। तो ये डेल्टा एल बेटा आपके बराबर होता है एल माइनस एल नॉट एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो एल नॉट है इसको उधर जाके ऐड कर दीजिए, L is equals to L naught
प्लस अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, यहां पे इन दोनों में से ना कॉमन ले लेना है एल नॉट को, एल नॉट कॉमन ले लीजिए, यहां पे आएगा 1 प्लस अल्फा, एल नॉट कॉमन चला गया था, इंटू डेल्टा टी, ये रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये एक और मैथमेटिकल रिलेशन है जो कहीं पे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो बेटा ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और ये बेसिकली जो न्यू लेंथ है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है। एल हमारी न्यू लेंथ है और इस फॉर्मूले के साथ आपको जो है वो न्यू लेंथ मिल सकती है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए।